हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज अपन 10th के साइंस का जो दो पार्ट है फिजिक्स के, अपन एक तो पढ़ रहे हैं आज प्रकाश वाला पार्ट और एक पढ़ेंगे अपन जो प्रकाश की जो घटना है परावर्तन और अपवर्तन उसके बारे में, और एक पढ़ेंगे अपन 11th चैप्टर जो है हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में अपन रिवीजन करेंगे। चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम है उसका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश से सवाल नहीं बनता है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे अपन प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के आगे उसकी महत्वपूर्ण घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन से ही। तो पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन यानी कि देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर टकराती है, क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण, इसकी सबसे अच्छी और सबसे सरल जो परिभाषा है वो है कि ये कोई तल है, ये कोई तल है, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आती है वो रिफ्लेक्ट होती है। जब कोई प्रकाश की किरण इधर आती है तो यहाँ से टकरा के वो परावर्तित हो जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होगी तो वह उस तल से टकरा कर उसी माध्यम में चली जाती है। पहले जो माध्यम था, माना कि वो हवा से आई थी, इस तल से टकराई और वापस हवा में चली गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको अपन इसके बीच में यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये विलंब है, ये विलंब है। चलो ये पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है और इसमें महत्वपूर्ण अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। इंपॉर्टेंट घटना है ये प्रकाश की। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होती है, प्रकाश के परावर्तन कैसे समझेंगे? ये मान लेते हैं ये कोई तल है, इस तल के ऊपर प्रकाश की कोई किरण आई, यहाँ पर आई और इस तल से टकराएगी और तल से टकराकर इधर चली जाएगी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होगी तो वह टकराकर वापिस उसी माध्यम में चली जाएगी, प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ओनली फॉर आपको यहाँ पर समझना है। यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक के माध्यम से आप नोट्स को पढ़ लेना। ठीक है, परसों एग्जाम है तो आप लिखे नहीं, ओनली फॉर समझे। प्रकाश का परावर्तन किया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होगी तो टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? अब परावर्तन में ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण, इसको अपन क्या नाम देंगे? आपतित किरण। क्या नाम देंगे? आपतित किरण। और ये जो जाने वाली किरण है उसको अपन कहेंगे परावर्तित किरण। समझ में आया? जो आने वाली किरण है उसको अपन आपतित किरण कहेंगे, जो आपतित हो रही है उसको आपतित किरण, जो जाने वाली है रिफ्लेक्ट परावर्तित हो रही है वो परावर्तित किरण हो जाएगी। अब देखो, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है वो कोण आई बनाती है। कौन सा कोण? कोण आई, इसको पढ़ेंगे आई, और ये है कोण आर। तो ये कोण आई क्या है? कोण आई को पढ़ेंगे अपन आपतन कोण। कोण आई क्या है? आपतन कोण है। ठीक है, ये है अभिलंब हमने माना है। इस अभिलंब के साथ जो आने वाली किरण है वो आई कोण बनाएगी, उसको अपन पढ़ेंगे कोण आई बराबर आपतन कोण। ये है आर, तो ये कोण आर बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। समझ में आया कि आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, यानी कि आपतन कोण है, और जो जाने वाली किरण है, जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाएगी। तो ये तो था परावर्तन। तो परावर्तन को अपन इसी डायग्राम से समझना है कि कोई प्रकाश की किरण आई, तल से टकराई और वो उसी माध्यम में चली गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, इसके कोण आई और कोण आर क्या है? कोण आई आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण है। ठीक है, चलो अब देखो, परावर्तन तो पढ़ लिया। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, इंपोर्टेंट। ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अपन को इसी डायग्राम से दोनों नियम को समझना है। दोनों नियम है, पहला नियम तो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। ये हो गया पहला नियम। चलो दूसरा नियम। पहला नियम समझ आया? लिखना नहीं है किसी को, लिखने के लिए नोट्स उपलब्ध है तो आप उस नोट्स में से पढ़ लेना। ठीक है, ओनली फॉर यहाँ पर समझना है क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, ये परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है परावर्तन के नियम। पहला नियम,
आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसे परावर्तन का प्रथम नियम कहेंगे। दूसरा नियम कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे कहेंगे परावर्तन का द्वितीय नियम। तो आप सभी को परावर्तन समझ में आया, इंपॉर्टेंट घटना थी। चलो परावर्तन के पश्चात अपन आगे बढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। चलो वैसे आप सभी को पता होगा गोलीय दर्पण क्या है, जैसा उसका नाम है वही उसकी परिभाषा हो जाएगी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको अपन गोलीय दर्पण कहेंगे। दर्पण जो गोला हो, दर्पण जो गोला हो यानी कि गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको अपन कहेंगे गोलीय दर्पण, या फिर वह दर्पण जिसके वक्र पृष्ठ गोलाकार होते हैं उनको अपन कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, देखो ये गोला था, ये गोला है, इस गोले में से मेरे को गोलीय दर्पण चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इतना इतना भाग ले लूं, इसमें से ये दर्पण मैंने लिया बाहर, इतना वाला भाग, तो ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग है, वह दर्पण जो खोखले गोले का भाग हो, जो खोखले गोले का भाग हो, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो उसे अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरी परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसके वक्र पृष्ठ गोलाकार होते हैं उसको अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण समझ में आया। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकारों में से एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो पहले पढ़ते हैं अपन अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है, ये जो दर्पण मैं बना रहा हूं वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की परिभाषा के तौर पर अपन क्या लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसके बाह्य भाग में, उभरे हुए भाग में पॉलिश करेंगे, यानी कि किसी का लेप कर देंगे, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे और आंतरिक भाग को परावर्तन के लिए काम में लेंगे, इसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसके बाह्य उभरे हुए भाग में पॉलिश कर देंगे तथा आंतरिक भाग को परावर्तन के लिए काम में लेंगे, उसको अपन कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल और उत्तल को अपन ऐसे अपने हथेली से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो भाग है ये तो हो जाएगा अवतल दर्पण, इसके पॉलिश करेंगे, इसको इस भाग को काम में लेंगे तो ये अवतल दर्पण है। और यदि अपन यहां पर पॉलिश करेंगे, अंदर वाले भाग में पॉलिश कर देंगे और बाहरी भाग को अपन काम में लेंगे तो ये है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। अंदर वाला भाग अवतल दर्पण, उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। समझ में आया। तो यानी कि वह दर्पण जिसके बाह्य उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे और आंतरिक भाग को परावर्तन के लिए काम में लेंगे, इस दर्पण को अपन अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। चलो अवतल दर्पण की क्या विशेषता होती है, अवतल दर्पण की ये जो लाइन है इसको अपन पढ़ते हैं मुख्य अक्ष, जो दर्पण के मध्य में से गुजरती है इसको अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण की एक विशेषता होती है कि ये अपने अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है। क्या करता है, एक बिंदु को फोकसित करता है, फैलाता नहीं है। ये आई किरण इसका परावर्तन करेगा और एक बिंदु पर फोकसित करेगा एफ पर, इसको अपन कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये होता है अवतल दर्पण। समझ में आया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है। चलो दूसरे नंबर पर उत्तल दर्पण, इसी का जस्ट उल्टा करना है। उत्तल को अपन ऐसे घुमाएंगे, यानी कि ये है उत्तल दर्पण। आंतरिक भाग में पॉलिश करेंगे, आंतरिक भाग में पॉलिश करेंगे तथा बाह्य जो उभरा हुआ भाग है इसके उसको परावर्तन के लिए काम में लेंगे। इस दर्पण को अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये किरण आएगी, इसको बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा यानी फैला देगा। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की किरणों क्या कर देता है, फैला देता है। इसको अपन कहेंगे उत्तल दर्पण। तो आप सभी को उत्तल और अवतल दर्पण समझ में आए कि वह दर्पण जिसके बाह्य उभरे हुए भाग में पॉलिश करेंगे, आंतरिक भाग को परावर्तन के लिए काम में लेंगे। जब अंदर वाला भाग परावर्तन के लिए काम में आएगा तो वो अवतल दर्पण है, जब परावर्तन के लिए बाहर वाला भाग काम में आएगा तो वो उत्तल दर्पण है। तो समझ में आया उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। चलो उत्तल और अवतल दर्पण के पश्चात अपन पढ़ेंगे इनके कुछ परिभाषा है अवतल और उत्तल के दर्पण की, यानी कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है जो पूछता है बोर्ड में। देखो इसकी परिभाषाएं अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। मैं आपको सभी जितनी परिभाषा है वो एक डायग्राम से समझाता हूं कि ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है।
आप सभी को पता है ये अवतल दर्पण है। क्यों है अवतल दर्पण? क्योंकि इसका अंदर वाला भाग अपन परावर्तन के लिए काम में ले रहे हैं, इसलिए। चलो, ये अवतल दर्पण है, ये है मुख्य अक्ष इसकी, इसको पढ़ते हैं द्वारक, ये है पी जिसको पढ़ते हैं ध्रुव, और ये इसके समांतर जब किरण आएगी ना तो वो मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से अगर गुजरेगी यहाँ पे आएगी, ये है एफ, ये है प्रकाश केंद्र सेंटर सी, यानी कि वक्रता केंद्र। देखो तो अपन इसकी, देखो इसमें कौन कौन सी परिभाषा आती है। एक तो आती है द्वारक की। द्वारक क्या है? दर्पण का वह भाग जो परावर्तन के लिए काम में लेते हैं, दर्पण का वह भाग जो परावर्तन के लिए काम में लेते हैं, इसको अपन द्वारक कहते हैं। नोट्स में लिखा हुआ होगा वैसे तो कि दर्पण का वह भाग जो परावर्तन के लिए काम में लेते हैं उसे द्वारक कहते हैं। समझ में आया? द्वारक, ये जो पूरा है वो द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक। चलो, द्वारक के बाद अपन दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या होता है? द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो द्वारक का जो मध्य बिंदु है उसको अपन ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से व्यक्त करते हैं। द्वारक का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। द्वारक है ये पूरा द्वारक है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, ठीक है। तो ये हो गया ध्रुव। चलो, ध्रुव के पश्चात अपन पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, जिसको सी से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या है? आप सभी को पता है कि ये जो दर्पण है वो किसका भाग है? एक गोले का भाग है। ये दर्पण हमने इस गोले में से काट के लिया है कि नहीं लिया है? ये इतना वाला दर्पण इस गोले में से काट के लिया है। अब वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग है, उसके केंद्र को उसकी वक्रता केंद्र, ये जो गोला है, ये गोला इसका कुछ केंद्र होगा ना, उसके केंद्र को ही अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है या जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र है वही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो समझ में आया वक्रता केंद्र कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इसका भाग था, इसके केंद्र को अपन क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। समझ में आया? चलो, वक्रता केंद्र के पश्चात अपन बात करेंगे वक्रता केंद्र, इसकी मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष, चलो मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष को समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र सी और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा जो होती है उसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष समझ में आया? चलो, मुख्य अक्ष के पश्चात अपन बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। ओनली फॉर आपको समझना है। यदि आप इसको समझ लेंगे तो आराम से इसकी परिभाषा तो लिख सकते हैं। तो देखो, अपने इसकी बात की। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सी से इस पी के मध्य की दूरी, सी से पी की मध्य। देखो, अपन कोई भी वृत्त होता है तो इसकी क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वो तो त्रिज्या कहलाती है कि नहीं कहलाती है? यानी कि उसके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर अपन वक्रता त्रिज्या लिख रहे हैं, कैपिटल आर। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? इसके सेंटर, मतलब उसके केंद्र से इस पी ये पी बिंदु कहाँ पर है? पी बिंदु है इसके परिधि पर ही है ना, द्वारक में है। तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया वक्रता त्रिज्या? चलो, वक्रता त्रिज्या के पश्चात अपन बात करेंगे मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस जिसको अपन एफ से लिखते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है किरणें वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर भी मिलती हैं उस बिंदु को अपन कहेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको अपन कहेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस ये हो जाएगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई किरणें, अब समांतर आई किरणें ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है, ये क्या है? इसका मुख्य फोकस है। चलो, मुख्य फोकस हो गया। अब मुख्य फोकस से, ये जो मुख्य फोकस है ना, इससे ध्रुव के मध्य की जो दूरी है ना, ये मुख्य फोकस है। इस फोकस से मध्य की दूरी है वो स्मॉल एफ कहलाती है। एफ से पी के बीच की दूरी, स्मॉल एफ का मतलब है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे लिखेंगे? स्मॉल एफ से लिखेंगे। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सब आपको समझ में आए होंगे। दर्पण से संबंधित कुछ रिलेटेड इसकी परिभाषा थी, वो मैंने बात की। चलो,
ये गोलीय दर्पण पूरा हो गया। अब गोलीय दर्पण की कुछ चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह का कैसे ध्यान रखना है। गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी हेडिंग भी है, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी यानी कि गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अपन को चिन्ह का कुछ ध्यान रखना है कि माइनस किधर होगा, प्लस किधर होगा। यदि आपको वो ग्राफ होता है, ग्राफ की यदि चिन्ह परिपाटी ध्यान है तो इसकी भी बहुत आसान होने वाली है कि ये हमारे पास एक ग्राफ होता था, उसको हमें पता होता था कि इधर प्लस रहेगा, दाईं ओर प्लस, ठीक है, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक लगाते थे। ऊपर की ओर जाते थे, ऊपर तो ऊपर की ओर ऋणात्मक रहता था, ऊपर प्लस रहता था, ठीक है, और नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे नेगेटिव रहता था। चलो, ये चिन्ह परिपाटी थी अपने ग्राफ में, और इसमें यही रहने वाली है कि माना कि अपन यहाँ पर एक दर्पण को फिट करते हैं, मैं अवतल दर्पण को ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण को देखो, अवतल दर्पण ऐसे फिट होगा ना, तो अवतल दर्पण की जो इधर आएगी ना, इस अवतल दर्पण की त्रिज्या इधर है, वक्रता त्रिज्या इधर है, मुख्य फोकस उधर है, मुख्य फोकस दूरी इधर है, तो इसके लिए सब चिन्ह माइनस में रहेंगे ना, इधर होते ही तो प्लस में हो जाती। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल ऐसे बनता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको पता है कि इधर है फोकस दूरी इसकी, इधर क्या होता है बाईं ओर नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है इसके इधर प्लस होता है, तो बाईं ओर है, इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक रहेगी, क्योंकि उत्तल दर्पण अपन ऐसे लगाएंगे ना, इसको ऐसे लगाएंगे तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी सब, तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये दो चीज इसमें याद रखनी है, और इसके चिन्ह परिपाटी ग्राफ वाली ध्यान रखनी है कि दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक, नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। चलो, ये थी इसके चिन्ह परिपाटी। समझ में आया? चिन्ह परिपाटी से कुछ आगे चलते हैं अपन। देखो, चिन्ह परिपाटी के आगे अपन बात करते हैं कुछ प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। तो प्रतिबिंबों का निर्माण करने के लिए वैसे तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं पूछता कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किताब में दे रखा है। और यदि आपको कुछ समझना है तो अपन देखो क्या करते हैं कि दर्पण के संबंधित कुछ 4 रिलेटेड आपको किरण याद रखनी है। कैसे कि यदि ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण है, यदि अपन मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे किरणें, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, मतलब मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। समझ में आया कि मुख्य फोकस से होकर कोई किरण जाएगी ना, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ये है मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी 2 किरणें। तीसरी किरण एक और ध्यान रखना है कि यदि कोई किरण को अपन सीधा ही ध्रुव पर आपतित कर दें, सीधी ध्रुव पर आपतित होगी तो वह जिस कोण से आई थी उसी कोण से वापस जाती है। चलो, तो ये 3 किरणें हमें ध्यान रखनी है। इन 3 किरणों से अपन प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। चलो, पहली कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, इसका उल्टा। तीसरी बात, यदि कोई किरण अपन ध्रुव पर आपतित कर रहे हैं तो वो वापस जिस कोण से आई थी उसी कोण से वापस जाएगी। तो ये तीनों किरणें अपने को ध्यान में रखनी। अब देखो, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में एक दर्पण से समझा लेता हूं, आगे आप सब सरल है, आराम से कर सकते हो कि दर्पण से संबंधित दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो अपन पहले बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल और उत्तल दोनों से प्रतिबिंब बनाना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण ये होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करता है ये मैं समझा देता हूं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। देखो, अब देखो अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। पहली बात तो अपन वस्तु को ले लेते हैं। वस्तु कहाँ है? वस्तु अनंत में है। कहाँ है? बिंब या वस्तु कहाँ है? अनंत में। बिंब अनंत में है, बिंब या वस्तु अनंत में हो। अब आपको भी पता है कि वस्तु अनंत में है तो प्रकाश किरणें कैसे आएगी? सीधी आएगी। सीधी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी। तो जब वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से उड़ जाएगी? पहली नियम की किरणें की पालना करो। मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उड़ जाएगी। यहाँ से ये परावर्तित होगी और ये मुख्य फोकस से उड़ जाएगी, ये भी जाएगी और ये भी मुख्य फोकस से उड़ जाएगी। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहाँ दो किरणें मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दोनों मुख्य फोकस में ही मिल रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हकीकत वास्तव में बन रहा है, किरणें आ रही है और वास्तव में बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ये भी ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा। ये पहली स्थिति हमने पढ़ी कि जब वस्तु अनंत में है तब। देखो एक और मैं समझा लेता हूं। जब वस्तु कहां है? देखो जब वस्तु अब अनंत से धीरे धीरे पास में लेके आओ। ये होता है एफ, ये होता है वक्रता केंद्र सी, ठीक है। अब वस्तु अपन यहां खड़ी कर देते हैं। कहां पर है? वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य है ना। तो वस्तु कहां है? दूसरी स्थिति है वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। वक्रता केंद्र सी के मध्य, अनंत और सी के मध्य है ना। इधर अनंत है, इधर सी है, इसके मध्य स्थित है। चलो एक किरण सीधी गुजारो। सीधी जाने वाली किरणें कहां से होकर जाती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो इसको मुख्य फोकस से होकर गुजारो, ठीक है। दूसरी बात, एक किरण अपन मुख्य फोकस से आपतित कर रहे हैं। ये मुख्य फोकस से आपतित हो रही। मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें कहां से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें इसके समांतर होकर जाएगी, मतलब इसके समांतर ये होकर जाएगी। चलो ये दोनों यहां मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहां बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक है ना। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी और एफ के मध्य। पहले कहां बन रहा था? एफ पर बन रहा है। अब कहां आ गया? सी और एफ के मध्य बन रहा है। प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और ये सीधा है, ये उल्टा है। प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। और ये वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, मतलब वस्तु से छोटा बन रहा है। तो दो स्थितियां मैंने समझा। इसकी आगे वाली स्थिति अपन खुद करनी है, ठीक है। तो ये दो स्थिति आपको चित्र समझ में आई होगी। चलो देखो, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट। दर्पण सूत्र चांस होता है 90% आने की कि बोर्ड में ये सवाल दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र से सवाल पूछता है कि दर्पण सूत्र लिखिए, लेंस सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र आपको याद रखना है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। जहां f फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। v किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। और u क्या है? u वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। इससे एक न्यूमेरिकल भी बनता है कि प्रतिबिंब की दूरी दे सकता है, फोकस दूरी दे सकता है, पूछता है वस्तु कितनी दूरी होगी। तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करके उस सवाल को करना है, ठीक है। तो f क्या है? फोकस दूरी है। v क्या? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या? वस्तु की दूरी है। चलो इसके आगे ये तो दर्पण सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी के आगे अपन रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। आवर्धन की बात करें या फिर रेखीय आवर्धन, इसको पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है वस्तु की प्रतिबिंब ऊंचाई तो वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर होता है v/u। वैसे तो लिख सकते हैं अपन -v/u। ये किसके लिए है? दर्पण के लिए आवर्धन है। किसके लिए? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? m बराबर -v/u। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई, अरे प्रतिबिंब की ऊंचाई था वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको लिखते तो वैसे h2/h1 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, परंतु अपन इसको दूरी के रूप में लिखे हैं प्रतिबिंब और वस्तु की, तो -v/u लिखते हैं। चलो तो ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा या आवर्धन की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई,
तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलो हमने पढ़ा दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन। इसी के आगे फिर पढ़ते हैं अपन ये परावर्तन के संबंधी जितने भी परिभाषा थी और परावर्तन की घटनाएं, परावर्तन। अब अपन पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपने पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन में अपन किसी तल पर प्रकाश की किरण को टकरा रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे कि हम बात करें प्रकाश की किरण, अपन यहाँ पर जो माध्यम है वो हवा है। कौन सा माध्यम है? हवा है। अपन यदि उस प्रकाश की किरण को फिर हवा से जल में लेके जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के हमने बहुत सारे उदाहरण वैसे तो देख रखे हैं, परंतु अपन को यह पता नहीं होता कि यह अपवर्तन की घटना के कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं कि अपन को जो पानी की भरी बाल्टी होती है उसके अंदर जो पेंदा है नीचे वाला, वो अपन को कभी कभार ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब ये ऊपर है, इतनी छोटी ही बाल्टी है, पानी के अंदर नीचे की ओर लोटा पड़ा था, वो भी अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और पेंसिल यदि पानी में रखते हैं अपन गिलास के अंदर तो वो अपने को लगता है कि ये मुड़ी हुई है या मुड़ जाती है, ये घटना है। या फिर तारे जो टिमटिमाते हैं, वास्तव में तारे टिमटिमाता नहीं है, फिर भी अपने को ये भ्रम होता है कि तारे टिमटिमा रहे। ये सब घटना ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो प्रकाश के अपवर्तन के ये बहुत सारे उदाहरण हैं। अब अपवर्तन कहते हैं किसको है ये पढ़ेंगे अपन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अपन यहां पर मान लेते हैं, ये मैं कहता हूं कि माध्यम है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल। विरल मतलब जो हल्का माध्यम है, विरल माध्यम। जैसे हवा है, क्या है? हवा है। अपन बात कर लेते हैं ये विरल माध्यम हवा है। इसके नीचे जो माध्यम है वो है माध्यम सघन। सघन मतलब गहरा, घना। विरल माध्यम है ये है सघन माध्यम। जैसे कि कांच बात कर लेते हैं, पानी जल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये सघन माध्यम। अब प्रकाश की किरण को क्या करता हूं मैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से गुजारता हूं। प्रकाश की किरण हवा में से आती है, ये प्रकाश किरण आती है। अब देखो ये प्रकाश किरण जानी तो चाहिए थी इधर, सीधी जानी चाहिए थी, परंतु ये प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाती है। प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती सीधी? पहले जो माध्यम था हवा, अब जाएगी जल में तो थोड़ी सी मुड़ जाएगी। अब ये इधर चलेगी, ठीक है, अब ये इधर चलेगी। तो प्रकाश की किरण थोड़ी मुड़ी, जानी तो चाहिए थी इधर, परंतु अब ये अपना रास्ते को भूल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं या फिर अपना माध्यम को चेंज करती है। जब कोई प्रकाश की किरण अपने माध्यम को चेंज करती है, बदलती है, तो वह अपने पथ से, वह अपने रास्ते से हट जाती है या फिर अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने पथ से भूल जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन समझ में आया। अब देखो यहां पर अपन मान लेते हैं विलंब। पिछली बार माना वैसे का वैसे, ये है विलंब। अविलंब है। आने वाली किरण आई कोण बनाएगी और ये जो अपवर्ती हो रही है वो आर कोण बनाएगी। चलो, तो इस डायग्राम से समझना है प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो, अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। देखो, एक चीज मैंने परावर्तन में नहीं बताई, परावर्तन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, ओनली फॉर उसकी तीव्रता परिवर्तित हो सकती है किरण जब परावर्तित होगी तब। और अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में सभी राशि चेंज होती है, ओनली फॉर आवृत्ति चेंज नहीं होती है, बल्कि सभी भौतिक राशि इसकी जो किरण की है वो चेंज होती है, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य सब। देखो, अब अपवर्तन के नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पर जिस प्रकार परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 90 से 100% आने की संभावना होती है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम की यदि बात करें तो अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम तो वही होता है जो अपने परावर्तन का पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अरे आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये जो है ये आपतित किरण है और ये जो किरण है जाने वाली इसको अपन कहेंगे अपवर्तित किरण। वहां पर थी परावर्तित किरण, यहां पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, इसलिए ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। कोण आई क्या है? आपतन कोण है, ठीक है। और कोण आर क्या है?
अपवर्तन कोण है, वहां पर था परावर्तन कोण। तो ये चीजें थी। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित है, इसे अपन अपवर्तन का प्रथम नियम कहेंगे। जो परावर्तन का पहला नियम है वही अपवर्तन का प्रथम नियम है। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसे अपन अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। समझ में आया अपवर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम, इसको अपन दूसरे नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। दूसरे नियम को क्या पढ़ते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन आई बटे साइन आर, इसका जो मान होता है वो नियत होता है n/1 के बराबर, मतलब कि अपवर्तनांक के बराबर होता है। देखो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई और साइन आर क्या है, साइन एक थीटा है। तो साइन क्या है, साइन को अपन इंग्लिश में साइन पढ़ते हैं, यदि अपन हिंदी में पढ़ते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, ज्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ज्या पढ़ते हैं। तो इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट भी है स्नेल का नियम कि अपवर्तन का द्वितीय नियम, आप स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन को पढ़ेंगे ज्या, यानी कि ये क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या, इसको क्या पढ़ेंगे, आपतन कोण की ज्या। आर क्या है, अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जो किसके बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको अपन कहते हैं स्नेल का नियम। समझ में आया। चलो अपन फिर लेंस से कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया था स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम के आगे अपन पढ़ेंगे लेंस। लेंस पढ़ने से पहले हमारे पास एक नाम आया था अपवर्तनांक का, तो पहले ऐसे करते हैं, अपवर्तनांक को पढ़ लेते हैं। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक एक वह भौतिक राशि है जो प्रकाश के आपेक्षिक वेग को बताती है। किसी भी माध्यम में प्रकाश के आपेक्षिक वेग को बताती है, उसको अपन अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक का एक राशि है जो क्या किसको व्यक्त करेगी, प्रकाश के आपेक्षिक वेग को व्यक्त करेगी। यानी कि जल में प्रकाश का वेग कितना है और वायु में प्रकाश का वेग कितना है, इन सभी प्रकाश के वेगों को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि है जो एक आपेक्षिक वेग को बताती है, मतलब एक दूसरे की तुलना करती है। यानी कि इसकी सघनता ज्यादा है कि इसकी सघनता ज्यादा है, इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक जो भौतिक राशि होती है वो होती है अपवर्तनांक। चलो तो अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश के आपेक्षिक वेग को व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक की घटना में अपन ऐसे व्यक्त कर रहे हैं, यदि अपन अपवर्तनांक को n12 से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो अपवर्तनांक क्या है कि वह भौतिक राशि जो आपेक्षिक प्रकाश के वेग को व्यक्त करती है उसे अपन कहते हैं अपवर्तनांक। तो समझ में आया। अपवर्तनांक को n12 से लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे n1 बटे n2। n1 बटे n2 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। चलो तो कुछ भौतिक राशियों का अपवर्तनांक हमें याद रखना है, जैसे कि बात करें अपन वायु, जल, बर्फ, एल्कोहल तथा और अपन याद कर सकते हैं हीरा का। तो कुछ अपवर्तनांक हमें याद रखना है कि इसके अपवर्तनांक ये होता है। चलो तो अपवर्तनांक के आगे अब अपन पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है। चलो तो लेंस क्या होता है, लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। वैसे लेंस आप सभी ने देखा होगा कि जिनके वक्रपृष्ठ गोलाकार होते हैं और पारदर्शी होता है, दो पारदर्शी माध्यम से मिलकर बना वक्रपृष्ठ, जिनके वक्रपृष्ठ गोलाकार होते हैं उनको अपन कहते हैं लेंस कहते हैं। तो लेंस में अपने लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो अवतल और उत्तल लेंस की यदि अपन बात करें, पहले नंबर पर पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है।
वे लेंस जो 20 में से मोटे, वे लेंस जो 20 में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं उसे अपन उत्तल लेंस कहते हैं। कि वे लेंस जो 20 में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं उन्हें अपन उत्तल लेंस कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित करता है। ये प्रकाश किरण आएगी या से या क्या करेगा, अपवर्तित कर देगा। मुख्य अक्ष का समांतर आ रही है, इसके पश्चात ये मुख्य फोकस पर भेज देगा। तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है। इसका मतलब इसे अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये क्या करता है, एक बिंदु पर फोकसित करता है किरणों को। उत्तल लेंस, वे लेंस जो 20 में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं, 20 में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं उन्हें अपन उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समझ में आया। वे लेंस जो 20 में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं उन्हें अपन उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। चलो उसके बाद अपन बात करें अवतल लेंस की। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो 20 में से पतले, वे लेंस जो 20 में से पतले व किनारों से मोटे होते हैं, ये अवतल लेंस है। वे लेंस जो 20 में से मोटे हैं और किनारों से पतले होते हैं उन्हें अपन अवतल लेंस कहते हैं। जो 20 में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं उन्हें अपन अवतल लेंस कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरणों क्या करते हैं, फैला देते हैं। यानी कि वे लेंस जो 20 में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं उन्हें अपन अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस क्या करते हैं, ये लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपको उत्तल और अवतल लेंस की परिभाषा याद होगी। ये दोनों लेंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 90% से ज्यादा चांस होता है कि बोर्ड में पूछे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। तो आपको याद होना चाहिए अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। अपसारी लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो उत्तल और अवतल लेंस के बारे में आपको पता चल गया। चलो इसके आगे एक होता है प्रकाश केंद्र। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट लेंस में, तो प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र क्या होता है कि ये जो लेंस है हमारे पास, इस लेंस के यहां पर एक बिंदु होता है सी मध्य में, इसमें से जो प्रकाश किरण जाती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये जो बिंदु है वो प्रकाश केंद्र सी कहलाता है। तो लेंस के अपन ने इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। कहीं से भी उसका परावर्तन अपवर्तन वगैरह नहीं होता है, सीधी मुड़ती वगैरह नहीं है, सीधी निकल जाती है। इससे इस बिंदु को अपन कहते हैं प्रकाश केंद्र। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, इसे इस बिंदु को अपन कहते हैं प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र समझ में आया, लेंस समझ में आए। चलो अब लेंस सूत्र की बात करते हैं अपन। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कितना फर्क है कि दर्पण सूत्र को अपन लिखते थे 1/v प्लस 1/u से, और इसको लिखेंगे 1/v माइनस 1/u से। तो लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u क्या है, बिंब की या वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। तो ये होता है लेंस सूत्र। अब इससे आगे एक होती है लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। और लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, फिर लेंस का आवर्धन होता है, वो होता है m बराबर v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। तो लेंस के लिए होता है v/u और दर्पण के लिए होता था -v/u। चलो तो लेंस सूत्र के आगे अपन पढ़ रहे हैं लेंस की क्षमता या शक्ति। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या इसको अपन पढ़ेंगे लेंस की शक्ति। तो लेंस की क्षमता या शक्ति क्या होता है कि कोई भी लेंस है उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को वो कितना अभिसरित कर सकता है। अभिसरित मतलब फोकसित करना, और उसके द्वारा कितनी वो अपसरित मतलब कितनी फैला सकता है। इस गुण को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। यानी कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने के सामर्थ्य को, सामर्थ्य मतलब उसकी शक्ति को अपन क्या कहते हैं,
उसकी क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने के सामर्थ्य के गुण को अपन लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। यानी कि वो किरणों को कितनी तो फैला सकता है, उसकी ताकत कितनी है, कितनी किरणों को फैला सकता है या फिर कितनी किरणों को वो फोकसित कर सकता है, इसको अपन लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। अब देखो, यदि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के उल्टी होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम होती है। तो यदि आपको लेंस की क्षमता निकालनी है, P निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/f करना पड़ेगा, मतलब फोकस दूरी को उल्टा कर दो। फोकस दूरी को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, फोकस दूरी को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास लेंस की क्षमता का मान आ जाएगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर कितनी हो जाएगी, 1/f हो जाएगी। ठीक है, यदि इसको अपन मीटर में मापे, मतलब फोकस दूरी मीटर में है, फोकस दूरी किस में है, मीटर में है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक किसका, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। यदि लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता का मात्रक, कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। यदि लेंस की डायोप्टर मात्रक कब होगा, जब फोकस दूरी क्या है, मीटर में है, तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर होगा। तो समझो, यहां से समझ में आया लेंस की क्षमता इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है। यानी कि अपन को यदि फोकस दूरी दे रखी है और क्षमता ज्ञात करनी है तो 1/f करना है, मतलब इसके उल्टा करना है, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति का मान आ जाएगा। चलो, तो इसी के साथ ही प्रकाश वाला पार्ट पूरा होता है, और प्रकाश वाले पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट थे वो सभी किए हैं। चलो, इससे के आगे बढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चैप्टर 11 पार्ट स्टार्ट हुआ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग रंगीला ये संसार दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है मानव नेत्र। मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, आंख को पढ़ना है। मानव की आंख क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो मानव की आंख तो वैसे आप सभी ने देख रखी है, और जिससे हम देखते हैं वो मानव की आंख है। तो आंख के बारे में अपन पढ़ते हैं। चलो देखो, इस पहली बात तो इसका प्रश्न पूछता है, नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, इस पार्ट में सवाल यदि बनेगा तो पहली बात तो ज्यादा तो चांस होते हैं कि मानव नेत्र से सवाल पूछेगा, वो इंपोर्टेंट। मानव नेत्र का नामांकित चित्र इंपोर्टेंट है, 100% तक चांस होती है कि ये सवाल बने। देखो, तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र जैसे मैं बनाता हूं वह ध्यान रखेंगे आप कि मानव नेत्र की जो संरचना होती है वो गेंद के समान होती है, मतलब एक गोल होती है। तो अपन मानव नेत्र का इस प्रकार से चित्र बनाना साथ साथ में समझते जाएंगे। ये सबसे बाहरी और की झिल्ली होती है जिसको अपन कहते हैं, सफेद रंग की झिल्ली होती है जिसको अपन कहते हैं श्वेत पटल। यानी कि मानव नेत्र के सबसे बाहर की और झिल्ली होती है जिसको अपन कहते हैं श्वेत पटल। समझ में आया, श्वेत पटल बाहरी अपारदर्शी पदार्थ की झिल्ली होती है सफेद कलर की जिसको अपन कहते हैं श्वेत पटल। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे आंख की सबसे बाहरी और जो झिल्ली होती है वो सफेद कलर की है। इसके बीच में एक ब्लैक कलर की झिल्ली होती है जो पारदर्शी होती है, जिसके आमने सामने देख सकते हैं। तो पारदर्शी झिल्ली है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो ये क्या है, कॉर्निया है। अब देखो, श्वेत पटल के पीछे एक और अपारदर्शी पदार्थ की झिल्ली होती है। अपारदर्शी मतलब जिसके आमने सामने नहीं देख सकते हैं वो होती है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पदार्थ की एक और झिल्ली होती है जिसको पढ़ते हैं आइरिस, जिसको क्या लिखते हैं, जिसको लिखते हैं आइरिस। आइरिस। तो समझ में आया कि मानव नेत्र के सबसे बाहर की ओर झिल्ली होती है अपारदर्शी जिसको श्वेत पटल बोलते हैं, बीच में झिल्ली होती है पारदर्शी जिसको बोलते हैं कॉर्निया। श्वेत पटल के पीछे एक और अपारदर्शी पदार्थ की झिल्ली होती है जिसको पढ़ते हैं आइरिस। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसको पढ़ते हैं पूतली। क्या पढ़ते हैं, पूतली। पूतली,
ठीक है, ये पुतली है। इस पुतली और आइरिस के मध्य एक मांसपेशियों का बना एक लेंस होता है, मांसपेशियों का बना एक लेंस होता है जिसको पढ़ते हैं नेत्र लेंस। जिसको क्या पढ़ते हैं? जिसको पढ़ते हैं नेत्र लेंस। तो आप सभी को ये नेत्र लेंस समझ में आया। अब नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी पदार्थ की और झिल्ली होती है जिसको पढ़ते हैं रेटिना, या रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, ठीक है, दृष्टि पटल समझ में आया, यानी कि श्वेत पटल, रेटिना, दृष्टि पटल। देखो अब इसके आगे ये जो रेटिना होता है ये दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ा होता है, दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो आप सभी को नेत्र की संरचना समझ में आई होगी, रेटिना, दृष्टि पटल, श्वेत पटल, आइरिस, पुतली, कॉर्निया और नेत्र लेंस। चलो, तो आप सभी यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।